हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो फरवरी में होने वाला है उसके संदर्भ में है। और ये जो हमारी वीडियो सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, ये पूरी तरीके से करंट अफेयर्स पर बेस है, जिसमें आपको लगातार करंट अफेयर्स पर फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा जहां से आप सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज है, ये पूरी तरीके से प्रतियोगिता दर्पण जो मैगजीन आती है, जो मंथली मैगजीन आती है, उस पर ही आधारित है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन है, ये पूरा, चाहे हम एमपीपीएससी की बात करें, चाहे यूपीएससी की, चाहे यूपीपीसीएस की, राजस्थान की, मोस्ट ऑथेंटिक मैगजीन करंट अफेयर को लेकर के यदि कोई है तो मुझे लगता है कि दर्पण है। इसलिए मैंने जो करंट अफेयर्स का जो बेस रखा है वो क्या रखा है, प्रतियोगिता दर्पण ही रखा है। तो आपको इसमें मंथली जो मैगजीन आती है, तो हम यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो मंथ के हिसाब से करेंगे। जैसे अभी ये जो हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो लेटेस्ट मैगजीन अभी आई हुई है वो दिसंबर 2024 की मैगजीन आई हुई है। तो दिसंबर 2024 की मैगजीन में आपको अक्टूबर मंथ की घटनाएं मिलेंगी। तो यहीं से हम अपना जो लेटेस्ट मैगजीन है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और मंथ वाइज ही हम इसे कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से लेक्चर। सबसे पहले मैगजीन में हम देखते हैं कि जो समसामयिकी घटनाक्रम है उसमें जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां रहती हैं, उन महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बताया जाता है। ये जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, ये आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो फेमस पर्सनालिटीज आपको दी गई हैं, प्रमुख व्यक्तित्व, उसको भी ये कवर कर लेती है। चलिए देखें अक्टूबर मंथ में कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहली बात करें हम वाइस एडमिरल आरती सरीन। ये वाइस एडमिरल आरती सरीन है और ये पहली महिला हैं हमारे देश की जो क्या बनी है, महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बनी है। किसकी? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा। देखिए, जो सशस्त्र बल होता है यानी जो तीनों हमारे फोर्सेस हैं, जल थल और वायु, उनको लेकर के विशेष रूप से चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। पूरा चिकित्सा का डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे आपने सुना होगा नीट का एग्जाम होता है, वैसे ही आर्मेड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है और वहाँ पर स्पेशल रूप से जो मेडिकल है कोर्स वो चलाया जाता है, एमबीबीएस की डिग्री आती है और उसके बाद वो जो वहाँ के स्टूडेंट रहते हैं उनको आर्मेड फोर्सेस को अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। तो जो वाइस एडमिरल आरती सरीन है, ये भी एएफएमसी पुणे की स्टूडेंट रही हैं, वहाँ की छात्रा रही हैं, डॉक्टर रही हैं और अब इन्हें क्या बना दिया गया है, महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बना दिया है। जो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जो विंग है, उसकी ये पहली महिला महानिदेशक है। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। क्या नाम बताया? आरती सरीन। चलिए नेक्स्ट, विजया किशोर रहाटकर। और ये नया अपॉइंटमेंट है और ये अध्यक्ष बन गई हैं यानी चेयरपर्सन बन गई हैं। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उसकी ये नवीन अध्यक्ष बन गई हैं, चेयरपर्सन बन गई हैं। इसके पहले मैडम रेखा शर्मा थी जिनका रिटायरमेंट हो चुका है और इनका जो कार्यकाल रहेगा 3 वर्ष के लिए रहेगा या अधिकतम 65 वर्ष की जब एज हो जाएगी तब तक के लिए रहेगा। दोनों में से जो भी पहले हो जाए, 3 वर्ष की एज या फिर 65 वर्ष, तब इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। नाम बताया मैंने आपको, विजया किशोर राहटकर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछने में जरूर आता है, तो ध्यान रखिएगा। ये नवीन अध्यक्ष हैं कौन? विजया किशोर राहटकर। इसकी राष्ट्रीय महिला
आयोग की। चलिए नेक्स्ट देखें, एयर मार्शल एसपी धारकर ये क्या बन गए हैं, जो वायुसेना है वायुसेना के उप प्रमुख बन गए हैं। एक वायुसेना में एक प्रमुख होता है और उसी के नीचे ही क्या होता है, उप प्रमुख भी होता है। तो धारकर जी को क्या बना दिया गया है, धारकर जी को वायुसेना में उप प्रमुख बना दिया गया है। तो कई बार हमें कुछ चीज़ें कुछ नाम हम कीवर्ड्स से भी याद कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से भी, जैसे कि यदि हम बात करें धारकर जी के आने से वायुसेना की धार और ज़्यादा बढ़ गई है या और ज़्यादा मजबूत हो गई है। इस तरह के कीवर्ड्स आप बना सकते हैं और ट्रिक्स बोलते हैं इनको, हम शॉर्ट ट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि ये जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ये जो कीवर्ड्स होते हैं, हमें केवल उन्हीं चीज़ों के बनाना चाहिए जो हमें याद नहीं होते हैं। आप सब कुछ कीवर्ड से या शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको याद नहीं हो रहा है उसका आप कीवर्ड्स बना लीजिए। तो वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन हो गए, एयर मार्शल एसपी धारकर। चलिए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर पद पर एम राजेश्वर राव की पुनर्नियुक्ति, देखिए नाम क्या आ रहा है, रीअपॉइंटमेंट। तो ये हैं मिस्टर एम राजेश्वर राव, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। रीअपॉइंटमेंट भी दूसरी बार हुआ है इनका। पिछली बार 2023 में 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, यानी रीअपॉइंट किया गया था, और उसके बाद अब अक्टूबर 2024 में फिर से अगले 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो रीअपॉइंटमेंट है, लेकिन दूसरी बार है। डिप्टी गवर्नर है ये आरबीआई के। आरबीआई में टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं गवर्नर के अलावा। नाम क्या है इनका, एम राजेश्वर राव। तो ध्यान रखिएगा, रीअपॉइंटमेंट हुआ है इनका। नेक्स्ट, एस परमेश ये तटरक्षक बल के नवीन महानिदेशक हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। देखिए, तटरक्षक बल यानी कि जो समुद्री तटीय सीमा है भारत देश की, आपको मालूम है कि ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है हमारा, और इसके अलावा यहाँ अंडमान निकोबार, भारत का जो तटीय सीमा है वो अच्छी खासी बड़ी तटीय सीमा है, लंबी चौड़ी, और इसकी रक्षा करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो समुद्री तट रक्षक बल है वो इसमें लगातार लगा रहता है, क्योंकि समुद्र के रास्तों से कई बार आतंकवादी घटनाएं, घुसपैठ जैसी चीजें हो जाती हैं। तो जो तटरक्षक बल है हमारा कोस्ट गार्ड, उसके जो नए महादेशक बन गए हैं वो कौन बन गए हैं, श्री एस परमेश। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको वायुसेना के उप प्रमुख बताए थे, और ये कौन है, तटरक्षक बल। चलिए नेक्स्ट देखें, निकिता पोरवाल फेमिना मिस इंडिया 2024 की ये कौन है, ये विनर है। कौन है ये, विनर है ये। देखिए, निकिता पोरवाल बेसिकली आप वैसे जानते होंगे इनको, और ये उज्जैन की रहने वाली हैं। मिस एमपी का इन्होंने किताब ऑलरेडी जीत रखा है, और अब ये फेमिना मिस इंडिया 2024 की भी विनर हैं। और ये जो विनर हैं, जो फेमिना मिस इंडिया 2024 या हर एक वर्ष जो फेमिना मिस इंडिया का जो विनर होता है, ये प्रतिनिधित्व करता है मिस वर्ल्ड। जब मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी तो मिस वर्ल्ड में भारत की ओर से जो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी वो कौन रहेंगी, वो निकिता पोरवाल रहेंगी। कुल मिलाकर के फेमिना मिस इंडिया की जो विनर होती है वो मिस वर्ल्ड में भारत की प्रतिनिधि होती है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश की हैं, उज्जैन की हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। नाम क्या बताया, निकिता पोरवाल। चलिए नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया। ये प्रतियोगिता मिस यूनिवर्स इंडिया के नाम से पहली बार हुई है हमारे देश में। इसके पहले ये मिस दिवा के नाम से होती थी। वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है 2023 में। तो दैट मिस यूनिवर्स इंडिया के नाम से अब ये पहली प्रतियोगिता है। इसमें जो विनर हैं, जैसे इस बार की जो विनर हैं वो कौन है, रिया सिंघा।
और ये अहमदाबाद की हैं। कहाँ की हैं? अहमदाबाद की हैं। और ये पार्टिसिपेट करेंगी मिस यूनिवर्स का जो वर्ल्ड लेवल पर कंपटीशन होगा, ये उसमें भारत की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगी। ठीक, नाम क्या है? रिया सिंघा। इसके पहले मैंने आपको बताया था फेमिना मिस इंडिया की जो विनर है वो मिस वर्ल्ड में जाएंगी और ये मिस यूनिवर्स में पहुंचेंगी। तो रिया सिंघा अहमदाबाद मिस यूनिवर्स इंडिया की विनर। नेक्स्ट, अब हम बात करें कुछ अवार्ड्स की। कुछ अवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी। राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों में आपको जो ये अवार्ड है आईफा, ये देख लेना है। ये आपका इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के नाम से ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आईफा अवार्ड। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की बात यदि हम करें तो जो नेशनल लेवल के पुरस्कार मिलते हैं यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो बीच बीच में कई बार पूछने में आ भी जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आईफा अवार्ड्स की चर्चा करें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज ही हमारे लिए अवार्ड्स में इंपॉर्टेंट होती हैं, ज़्यादातर प्रश्न वहीं से बनते हैं। तो ज़्यादातर हमको जो कंसिडर करना है वो 3 कैटेगरीज में करना है। सबसे पहली बात आ जाती है बेस्ट मूवी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है, फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, एनिमल को मिला है। और इसके जो डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी बांगा, उन्होंने ये अवार्ड कहना चाहिए रिसीव किया। बेस्ट मूवी कौन सी रही है? एनिमल। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। और एक फिल्म आई थी मिसेस चटर्जी, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ये फिल्म थी। इसके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर का जो पुरस्कार मिला वो जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को मिला। ये जो अवार्ड्स हैं आईफा अवार्ड, ये इस बार इनका जो आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया गया था अबू धाबी में। जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी जो राजधानी है अबू धाबी, वहाँ इनका आयोजन किया गया था। तो आपको ये 3 कैटेगरीज हैं, ये 3 कैटेगरीज ही याद रखना है। इसके अलावा ज़्यादा याद रखने नहीं है, क्योंकि इसके अलावा आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी याद रखना पड़ेगा, फिल्म फेयर भी याद रखना पड़ेगा, वहाँ ऑस्कर भी आपको याद रखना पड़ जाएगा। तो 3 कैटेगरी आपको ये याद रखना है, ध्यान रखिएगा। ये आईफा अवार्ड है 2024 के। चलिए, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार है 2023 का। ये देखिए, कई बार जब हमारा पीएससी प्रीलिम्स का पेपर होता है तो उसमें कई बार ऐसा ही पूछा जाता है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेता कौन रहा या चौथे का कौन सा रहा। कई बार सन से पूछ लेते हैं, क्योंकि कुछ पुरस्कार ऐसे रहते हैं जो काफ़ी पुराने रहते हैं, उनकी घोषणा तो पहले हो जाती है लेकिन दिए बाद में जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा इनका जो ईयर है वो भी याद रखना है और किस नंबर का है ये भी याद रखना है। ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है ये जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय है, ये राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय इस पुरस्कार का वितरण करता है। तो जल संरक्षण में सर्वप्रथम जो राज्य है वो कौन सा है? उड़ीसा। इस साल उड़ीसा को मिला। दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पे ये दोनों लोग हैं, कौन कौन से? गुजरात और पुडुचेरी। ये सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण उड़ीसा, यूपी और गुजरात प्लस पुडुचेरी। ये हो गए कौन से? राज्य की कैटेगरी। देखिए, उसमें टोटल 8 से 9 कैटेगरी होती है, लेकिन हमको एक तो ये याद कर लिया हमने कि सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, राज्य से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें थोड़ा सा ये देखना है कि क्या कहीं मध्य प्रदेश का भी कोई नाम आता है। तो मध्य प्रदेश का नाम जिले में आता है यहाँ पर, तो वो हमें देख लेना है। जिले एक्चुअली क्षेत्रवार है, रीजन वाइज है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट एक अलग से स्पेशल कैटेगरी रखती गई है।
तो दक्षिण में विशाखापट्टनम सर्वश्रेष्ठ जिला, नॉर्थ ईस्ट में धलाई त्रिपुरा में है, नॉर्थ में बांदा उत्तर प्रदेश में है, और गादरेबाल ये आपका जम्मू कश्मीर में आ जाता है। वेस्ट में इंदौर, ये हमको ध्यान रखना है। यानी पश्चिमी क्षेत्र में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 किस जिले को मिलता है? ये इंदौर को प्राप्त हुआ। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ईस्ट में कौन सा है? बालनगिर है, जो उड़ीसा में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें, सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। और सर्वश्रेष्ठ जिला में पश्चिम में, यानी पश्चिमी वेस्ट जोन में भी हम बात करें तो इंदौर सर्वश्रेष्ठ जिला है जल संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़े। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022, देखिए ये काफी पुराना मिलता है, इसमें आपको सन याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसकी घोषणा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का जब वितरण होता है उसी समय ही इसको प्रदान भी कर दिया जाता है, घोषणा भी हो जाती है उसके पहले। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्टार्ट किया गया था, और इसमें स्वर्ण कमल दिया जाता है प्लस 10 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। भारतीय, यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी फिल्मों का भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत की बात कर रहा हूँ। और वैसे ही यदि आपसे पूछा जाता है कि फिल्मों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो इंटरनेशनल लेवल पर वो ऑस्कर अवार्ड है। ठीक है, भारत में फिल्मों में सबसे बड़ा पुरस्कार यदि कोई मिलता है तो वो कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को ये प्राप्त हुआ है। तो उनका ओवरऑल लाइफ टाइम अचीवमेंट, उसी को जो पुरस्कार मिलता है वो हिंदी सिनेमा में या जो फिल्म है उसमें जो एक ओवरऑल योगदान होता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 2022 का किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को। राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनका अक्टूबर में निधन हुआ, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति श्री रतन टाटा जी। इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हुआ। हो सकता है डेट पूछ ली जाए। जन्म इनका 28 दिसंबर 1937 में हुआ था, और इसी के साथ साथ रतन टाटा को पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये दोनों ही पुरस्कार रतन टाटा जी को पहले मिल चुके थे। ठीक, जब इनका निधन हुआ था तो ये रिटायरमेंट की लाइफ काट रहे थे, और 2017 में ही ये टाटा सन्स से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। तो रतन टाटा जी का आपको ध्यान रखना है 9 अक्टूबर का। डॉक्टर पी वेणुगोपाल, इनका निधन हुआ है 8 अक्टूबर 2024 को, और ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं क्योंकि देश में सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट यानी हृदय प्रत्यारोपण इनके द्वारा किया गया, डॉक्टर पी वेणुगोपाल के द्वारा ही किया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र से हैं? तो ध्यान रखिएगा आप कि ये डॉक्टर थे, और इंडिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्हीं के द्वारा ही हुआ था। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो ये दो व्यक्तित्व जिनका अक्टूबर में निधन हुआ काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट 21वां दिव्य कला मेला। देखिए दिव्य कला जो अदर कहना चाहिए कि जो हम जिनको दिव्यांग जन के नाम से जानते हैं, निशक्त जन के नाम से जानते हैं, ये जो दिव्यांग जन है उनके आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित मेला है। ये 17 से 27 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित हुआ? इस बार जबलपुर में आयोजित हुआ। कौन से नंबर का है? 21वें नंबर का है। आयोजन किसने करवाया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये केंद्रीय मंत्रालय है, इसके द्वारा के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आयोजित। तो ये जबलपुर में चला, और इसमें ओवरऑल ये जो मेला है
इस मेले का मतलब ये है कि यहाँ पे जो दिव्यांगजन है उनके आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्य इसमें किए गए। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि मध्य प्रदेश में है ये, तो जबलपुर में आयोजन हुआ है किसका? दिव्य कला मेले का। नेक्स्ट, नसीम अल बहर, ये एक्चुअली बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस प्रकार की चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, आपसे केवल नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आखिर ये क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ये। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये नौसैनिक अभ्यास है, किस किस के बीच में है? भारत और ओमान के बीच में। क्योंकि जो इस टाइप की एक्सरसाइज होती है वो वायुसेना में भी होती है, थल सेना में भी होती है, जल सेना में भी होती है। तो ये क्या है? ये नौसैनिक, यानी कि दोनों जो जल सेनाएं हैं इन्होंने अभ्यास किया है। कहाँ कहाँ की? भारत और ओमान की। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ। कब से कब तक चला? 13 से 18 अक्टूबर। बेसिकली नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आपसे नाम को दे करके पूछा जा सकता है कि ये क्या है, और या फिर ये पूछ सकते हैं कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस के बीच में है? तो भारत और ओमान के बीच में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी दिसंबर की जो दर्पण है वो अभी इसमें से कुछ ही चीज़ें हुई हैं। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, और ये मैगजीन हम एक एक करके इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके अलावा आर्टिकल्स में भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो सब हम उसमें वन बाय वन देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना MPPSC प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।